हेलो दोस्तों, सिग्मा कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं की इतिहास। तो आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कि जो हमारा कक्षा 12वीं का जो इतिहास रहेगा वो 3 भागों में। कैसे पता चला भाई? ये यहाँ पे दिया है, इस वाली बुक में है भाग 1 ना। तो यहाँ पे हमारा इतिहास 3 भागों में रहेगा और इन 3 भागों में से आज हम पहला वाला भाग पे चालू करना चाह रहे हैं। चलिए, तो 3 भागों में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इतिहास सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जैसा कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है अपने पास में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। और यहाँ पे हमको हाथी दिख रहा है बहुत सारी। ये क्या है? ये शैल चित्र है। शैल चित्र यानी कि शिला पर बना हुआ चित्र ये है और इसको शिला पर खोदकर उत्कीर्ण कर कर बनाया जाता था। तो आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आज हम सिलेबस भी समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस है 12th क्लास में इतिहास का। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास इतिहास। चलिए, तो ये सारा एनसीईआरटी की किताब से अपना बेस्ड है। और एनसीईआरटी ये जो किताब है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो वहाँ से आप सब ये इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। चलिए देखिए, तो आते हैं आगे। एडिशन नया एडिशन है, बिल्कुल नया एडिशन है। तो देखिए, इतिहास में ये बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं और ये आ गए हैं अपन विषय वस्तु पर। विषय वस्तु बहुत ही सुंदर चित्र दिया है और बहुत देखने में बहुत शानदार लग रहा है। और देखिए क्या दिया है कि भाग 1 की अगर बात करें, यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि भाग 1 में क्या दिया है कि भाग 1 में विषय 1 है, यानी चैप्टर हमारा फर्स्ट रहेगा। वो रहेगा ईंट, मनके और अस्थियाँ। यानी कि ईंटें तो सब जानते हैं भाई, जिनसे हम घर बनाते हैं वो ईंटें, ठीक है। तो ईंटें हैं मन के यानी कि आपके मन के और हमारे मन के नहीं, मन के यानी कि होते हैं मोती, जिनसे बनाई जाती हैं मालाएं, तो उनको कहते हैं मन के। तो ईंटें और मनके के बारे में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे अस्थियाँ, यानी कि क्या, हड्डियाँ, है ना। तो हमारी और आपकी हड्डियों के बारे में नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? उन लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग बचे ही नहीं है ना। अब बचा क्या? उनकी हड्डियाँ। तो ईंट, मनके तथा उनकी हड्डियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर। और हम और चैप्टरों को देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए है। तो ईंट, मनके और अस्थियाँ भाई कहाँ के? तो ये हैं हड़प्पा सभ्यता के ईंट, मनके और अस्थियाँ। चलिए आते हैं आगे। सब्जेक्ट 2 है अपना राजा, किसान और नगर। भाई किसी भी देश में पहले तो आता है देश यानी कि नगर। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे नगर में 2 लोग मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है नगर का राजा और एक होता है किसान। प्राचीन काल में मुख्य रूप से 2 ही लोग हुआ करते थे, एक राजा और एक किसान, एक खेती करने वाला और एक सारे शहर को संभालने वाला। और भी होते थे, व्यापारी होते थे, नागरिक होते थे। तो कृषि एक प्रधान कार्य हुआ करता था उस टाइम पे। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर के बारे में, ठीक है। उनमें क्या क्या चीज़ें दी हैं कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी कहाँ से कहाँ तक की कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। सब्जेक्ट तीसरा है अपना बंधुत्व, जाति और वर्ग। भाई जाति व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं थी, लेकिन आरंभिक समाज में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में थोड़ा जाति आने लगा, वर्ग आने लगे और हमारा जो समाज था वो 4 वर्गों में हमें बट गया। आप सभी को पता ही होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बंधुत्व, रहने के बारे में, जाति के बारे में, वर्ग के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ये हमारा होगा 3rd चैप्टर। यानी कि अभी हम चैप्टरों के बारे में समझ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? ईंट, मनके और अस्थियाँ हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? राजा, किसान और नगर है। 3rd चैप्टर हमारा क्या है? बंधुत्व, जाति और वर्ग हैं। और 4th चैप्टर हमारा क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें।
यानी कि यहाँ पे किन किन विचारकों ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या विश्वास की बातें कही, इमारतें और सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये चैप्टर रहेगा सांस्कृतिक के ऊपर, संस्कृति के ऊपर रहेगा। उस समय में क्या संस्कृति थी, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जो संस्कृति रही वो किस प्रकार की रही, इसमें हम पढ़ेंगे। और इतिहास का जो पहला भाग है उसमें 1 2 3 4 क्या क्या मिलेंगे हमारे पास में, एक सब्जेक्ट, एक हमारे पास में एक मिल जाएगा, 2 3 4, यानी कि ये चारों के चारों हमारे पास में 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 पार्ट रहेंगे भाग 1 में। और भाग 2 में हमारे पास में रहेंगे यात्रियों के नजरिए, भक्ति और सूफी परंपराएं, और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। भाई इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या था, एक हिंदू साम्राज्य था और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। संगम राज्यवंश का था, और तुमने सुना होगा तेनालीरामा। तो तेनालीरामा वाला नाटक जो बेस्ड था वो इसी साम्राज्य पे था। यहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय प्रथम, तो उन्हीं के दरबार में तेनालीरामा काम करा करते थे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, राजधानी थी हम्पी। अभी जो नया 50 का नोट है उस पर आप पीछे जो फ़ोटो देखोगे वहाँ पे आपको एक फ़ोटो देखेगा, तो वो हम्पी के मंदिरों का ही फ़ोटो है। वहाँ पे मंदिर बनाए जाते थे, रत्नुमा आकार के मंदिर बनाए जाते थे। तो शानदार राजधानी थी, शानदार नगर था, साम्राज्य विशाल था, और हरिहर बुक्का ने इसको बताया था। और लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक हम इसको पढ़े। इसके बाद है विषय अपना 8 किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि कृषि समाज को हम पढ़ने वाले हैं। और किस टाइम पर, मुगल साम्राज्य के टाइम पे, यानी कि भारत में किसका आगमन हो जाएगा, मुगलों का आगमन हो जाएगा। और इसके बाद राजा और विभिन्न वृत्तांत, यानी कि राजा और उससे संबंधित विभिन्न कहानियाँ। और राजा कौन, सारे के सारे मुगल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हिंदू राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे लगभग 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बारे में। भाग 3 अपन आ जाते हैं। भाग 3 में है उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि क्या, यानी कि कमिंग हो गई है अंग्रेज़ों की। यानी कि कमिंग क्यों बोला, कि भाई अंग्रेज आ गए हैं, भाई अंग्रेज़ों की यहाँ पे आ गए, और अंग्रेज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और सरकारी शब्द ही अंग्रेज लेकर आए, ठीक है। तो सरकारी अभिलेखों का अध्ययन पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम अगला वाला चैप्टर विद्रोही और राज। अंग्रेज आए तो उसके बाद सबको पता है भाई विद्रोह हुआ, और 1857 के पूरे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, और सारे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे अगला है औपनिवेशिक शहर, नगर योजना और स्थापत्य। औपनिवेशिक शहर आप सबको पता होगा या नहीं होगा, शायद आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। कि अच्छा तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई जो अपना भारत था वो औपनिवेशवाद का हिस्सा रहा है। मतलब ये अपना भारत औपनिवेशिक शहर था, किसका, ब्रिटेन का। औपनिवेशिक चीज़ क्या होती है, कि ऐसी होती है कि जहाँ पे व्यक्ति अपना धन को लगाता है, वहाँ से धन कमाता है और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। मतलब ऐसी जगह जहाँ से व्यक्ति धन लगा रहा है और धन कमा रहा है और बाकी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे रहा, उसको उसका औपनिवेशिक शहर कहते हैं। तो उसकी नगर योजना और स्थापत्य, यानी कि इमारतों के बारे में हम जिसमें जानेंगे। वैसे 13 है अपना कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। भाई महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ पर जाएंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन उससे आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करा, असहयोग आंदोलन चालू किया, और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीनों प्रमुख आंदोलन है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपिता के बारे में हम पढ़ेंगे, और मज़ा आएगा। बहुत सारे आंदोलन करवाएंगे, भारत को छुड़वाएंगे। और आते हैं आगे, विषय है अपना विभाजन को समझना। भाई सबसे कठिन चीज़ क्या, कि विभाजन को समझना। भारत से पाकिस्तान का विभाजन, भारत से पाकिस्तान का विभाजन। तो इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति, पढ़ेंगे स्मृति, पढ़ेंगे अनुभव, पढ़ेंगे स्मृति, यानी कि क्या, कि जो लोगों ने हमें सुनाया वो सारी राजनीति पढ़ेंगे, स्मृति पढ़ेंगे और अनुभवों को देखेंगे। इसके बाद आता है संविधान का निर्माण, यानी कि भारत में चालू हुआ संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और एक नए युग की शुरुआत पढ़ेंगे। और यहाँ से अपना इतिहास होता है, समाप्त होता है। यानी कि इस बार हमारे पास 12वीं में जो सब्जेक्ट है इतिहास, वो 3 भागों में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और कुल मिला के हमारे पास में लगभग 15 चैप्टर हमारे पास में है। तो सभी को बहुत ज़्यादा मज़े से पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है बहुत शानदार चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता।
चलिए आज इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं। आज का वीडियो हम थोड़ा छोटा रखेंगे, लगभग 10-15 मिनट का वीडियो रखेंगे, क्योंकि आज हमने स्टार्ट करा है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ी सी अच्छी चीज़ों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता भाई ऐसी सभ्यता जो प्राचीन काल में आदि मानवों के बाद में एक ऐसी सभ्यता खोजी गई जो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी। व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि उस समय में इतनी ज़्यादा विस्तृत और विकासशील सभ्यता भी हो सकती थी ना। बहुत ही आश्चर्यजनक बात इसको समझा जाता है। और उस टाइम पे मोहरे बहुत सारी चीज़ें चलती थी। नगर के नगर, बहुत बड़े नगर, हमको विकसित नगर वहाँ पे हमें मिले हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस पार्ट में देखने वाले। चलिए देखते हैं विषय 1 यानी चैप्टर फर्स्ट है अपना। क्या है भाई? ईंट, मनके और अस्थियाँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम याद रख लीजिए। ईंटें हैं अपने पास में, मनके हैं और अस्थियाँ हैं। यानी कि भाई पढ़ेंगे किसके बारे में? ईंटों के बारे में, मनके के बारे में और अस्थियों के बारे में। चलिए, तो अस्थियों से डरना नहीं है और ईंटों से भी नहीं डरना। आइए देखते हैं क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और जिन नामों से जानी जाती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। क्यों कहते हैं भाई? हड़प्पा सबसे प्राचीन नगर था वहाँ का, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी के पास में मिला, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी हम कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है और यहाँ पे भी प्राचीन काल में मोहरों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे आप इस तरह की मोहरों को देख रहे होंगे। तो प्राचीन काल में मोहरों, आज के जो पैसे चलाए जाते हैं उसके जैसे ही उस टाइम पे भी मोहरें चलाई जाती थी। और यहाँ पे आप मोहरें देख रहे हो। इस मोहरों में आप देख रहे हो कि इस मोहर में क्या है भाई? इस मोहर में जो सिक्का है वो क्या है कि भाई उस जो सिक्का है वो बना हुआ है, उसमें एक हाथी घोड़ा है, घोड़े के सिर पर एक सींग हुआ है। ध्यान से देखना, घोड़ा दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा ध्यान से। इसमें एक घोड़ा दिख रहा है और उसके सर पे सींग दिख रहा है। तो ऐसा घोड़ा हमें आज तक नहीं मिला। ऐसा घोड़ा तो केवल सिंधु घाटी सभ्यता में ही था और पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसको व्यक्ति उस समय के देवताओं के रूप में पूछते थे। और इस मोहर पे आप देखोगे ऊपर चित्र में कुछ बन रहा है, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे लिखावट थी, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसको वैज्ञानिक अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हुआ पाए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन सारी वीडियो में। और आते हैं आगे, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे हमें 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। और एक ऐसी सभ्यता थी जिसे लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मतलब जिसका काल निर्धारण कब किया गया है? इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। यानी कि कब थी ये सभ्यता कब थी? ये 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य थी। ये सभ्यता कब थी? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य थी। और कहाँ मिलती है? तो ये अभी हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में ये सभ्यता हमको देखने को मिलती है। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई यहाँ से अपन को मिलते हैं। ये आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है भाई? ये सब जो है ये मनके हैं। मनके यानी कि मोती, गहने। ये इस तरह के गहने बनाए जाते थे जिसको पहनने के काम में आते थे। तो ये मनके हैं, ये कुछ औजार हैं, फलके यानी कि औजार काटने के लिए काम में आते थे। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो उस टाइम पर क्या आती थी भाई? काम में आती थी, लोगों के काम में आती थी। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को इस चित्र के द्वारा हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं भाई कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता अपनी रही होगी। और आज केवल हम यहीं तक देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ तक रही। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, ध्यान से देखना। और जब तुम ये चित्र देखोगे, यहाँ पे चित्र से देखोगे तो आपको एक एक नाम याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा भाई कौन सा शहर किस नदी के पास में है। तो आप देखिए। और साथ में 2 चीज़ें और मैं आपको बता देने वाला हूँ कि हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व, हिंदी में हम पढ़ते हैं ना ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के पूर्व में जो सन चलती है उसका।
और इंग्लिश में इसको लिखते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसको फुल फॉर्म को याद रख लो, बिफोर क्राइस्ट यानी कि हम लगता है ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या लिखते हैं BC। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व को इंग्लिश में अपन लिखते हैं B और C। ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं कि ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम लिखते हैं BC। क्या लिखते हैं भाई, BC। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, ईसा के बाद, ईसवी यानी कि एनो डोमिनी। इन दोनों नामों को याद रख लो। AD यानी कि एनो डोमिनी, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। AD यानी एडो डोमिनी, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। AD यानी एडो डोमिनी, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम देखें तो आप ये देख रहे हो कि भाई ये क्या है, ये हमारा भारत है। ये क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है। उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान था ही नहीं। पाकिस्तान क्या था, भारत था, और अफगानिस्तान भी भारत में था। यानी कि भारत था यहाँ तक। भारत को हम कहाँ देख सकते हैं, भारत की सीमा कुछ थी यहाँ तक। आप देख रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो इस तरह का उस टाइम पे भारत हुआ करता था। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हड़प्पा। देखिए भाई, ये अपने पास दिख रहा है क्या, हड़प्पा। तो हड़प्पा पे आते हैं अपन। हड़प्पा देखोगे, हड़प्पा जिस नदी के पास में है वो नदी है, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा हड़प्पा के किसके पास में, रावी नदी। तो हमें याद भी हो जाएगा भाई हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के पास में था, रावी नदी के पास में। याद रखो यहाँ पर हड़प्पा किस नदी के पास में, कि भाई हड़प्पा है अपना रावी नदी के पास में। हड़प्पा किस नदी के पास में था, तो हड़प्पा अपना मिल जाएगा रावी नदी के पास में। ठीक है। उसके बाद में एक और नगर था मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों नगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने पास में हो जाएगा हड़प्पा, और एक अपने पास में क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। एक अपने पास में क्या हो जाएगा, हड़प्पा, एक अपने पास में मोहनजोदड़ो। एक अपने पास में क्या हो जाएगा, हड़प्पा, और एक अपने पास में क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते जाना ध्यान से, आप धीरे धीरे मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा याद होने वाली हैं। अगर मज़ा नहीं आ रहा हो तो एक और बार रिपीट करके इसको देख लें। उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक जोक भी सुनाऊंगा, तो आपको मज़ा भी आ जाएगा। तो अभी उसको सुनने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण नगर देख लेते हैं हम इसका। जैसे कि ये है अपना कालीबंगन, है ना, ये अपना है राखीगढ़, ये अपना है चन्हूदड़ो, और ये अपना है कोटदीजी। अब यहाँ पे 3 नगरों को देखना, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हूदड़ो। ये तीनों नगर जो हैं वो सिंधु नदी के पास में है। याद रखना, यानी कि तीनों नगर कहाँ पे थे, सिंधु नदी के पास में। याद हो गया बहुत अच्छे से। ध्यान से देखिए जरा, कितना बढ़िया चीज़ है, कितना बढ़िया दिख रहा है नक्शे में। और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, चन्हूदड़ो, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के पास में बसे नगर थे। चलिए अब आते हैं अब आगे कि और मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो ये लोथल उस टाइम का क्या था, बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह कैसा, कि जहाँ पर समुद्र के जहाज आकर रुकते थे। तो लोथल, रंगपुर, है ना, माही, तो ये क्या थे, प्रमुख शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के। और ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी, वो पूरी की पूरी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के मध्य बसी हुई है। ये पूरे नगरों को आप ध्यान से देखो तो ये पूरे नगर भारत और पाकिस्तान के मध्य बसे हुए हैं। तो इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। और ये इस टाइम पे कुल वो नदियाँ थी, झेलम थी, अपना चेनाब थी अपने पास में रावी थी, अपने पास में सतलुज थी। और ये सारी की सारी नदियाँ सहायक नदियाँ कही जाती हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कही जाती हैं। और इन 5 नदियों के मध्य जो क्षेत्र बसा हुआ है उसको क्या कहते हैं, बताइए ज़रा क्या कहते हैं। और सब याद रख लो कि इन 5 नदियों के मध्य जिस क्षेत्र बसा था उस क्षेत्र को हम कहते हैं पंजाब। आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि पंजाब जो है वो 5 नदियों के मध्य बसा हुआ एक क्षेत्र है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पंजाब। चलिए तो इस तरह से हमने देखा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, इतिहास में देखा कोई इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतिहास में सारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में हमने देखा, महत्वपूर्ण नगरों के बारे में हमने देखा, सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब इनकी स्थापना कैसे हुई, इनमें कैसा क्या रहा, ईंटों के बारे में पढ़ेंगे, मनकों के बारे में पढ़ेंगे, अस्थियों के बारे में।
वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और आज से हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी भाई, बहुत ही कम से लेकर चलेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। लेकिन यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा और आपने किसी को बताया नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। सभी तुम जो मत समझो कि हम तैयारी नहीं कर रहे तो कोई तैयारी नहीं कर रहा, सब तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी करना स्टार्ट करो। और एक बात और ध्यान से सुनना, आपको लग रहा होगा कि कोरोना पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, कोरोना के बाद पढ़ाई कैसी होगी कि नहीं होगी, तो ये बात भी और ध्यान से सुन लो कि आज से पहले मतलब कई सालों से हर 100 साल में ऐसा हो रहा है कि कई खतरनाक घातक बीमारियां आ रही हैं, इनको महामारी कहते हैं और हर 100 साल में ये आती हैं। और ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा लगता है कि अब तो भाई पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, महामारी का इलाज नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि अब तो भाई पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, पृथ्वी चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, जीवन का विनाश कभी नहीं होता। तो हमें भी अपना जीवन चलाना है और हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनना है और हमें अपनी तैयारी जारी रखना है। बुरा टाइम है, एक रात है, उसके बाद सुबह आएगी और हम सब पहले जैसे रहेंगे और बहुत मेहनत से हम क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज से ही हम पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतिहास देखिए और इतिहास से ही हम सीखते जा रहे हैं कि ऐसी बीमारी अभी पहली बार नहीं आई है, ऐसी बीमारियां आती रही हैं भविष्य में कई बार, और हम इनसे लड़ेंगे और बड़ी हिम्मत के साथ हम इनका क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो बने रहें सिग्मा कोचिंग के साथ और सिग्मा कोचिंग का चैनल सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को बताएं, जितने भी आपके जान पहचान में हैं सभी बच्चों को बताएं। और मेरे साथ बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।